नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा पहुंचे सीएम धामी ने कुरुक्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए वोट की अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। जो आज प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से वो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ सांसद रहते हुए अनेक कामों को, आप सबके सुझावों को, आप सबकी बातों को वकालत के माध्यम से आगे बढ़ाया है, कई विकास के कार्य कराए हैं। और अब जिंदल जी उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में। और जिंदल जी का परिवार भी काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में अपना योगदान देता है। अब ये यहाँ पर डबल इंजन काम करेगा। अभी डबल इंजन प्रदेश में काम कर रहा था, ये डबल इंजन अब कैथल और इस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में तेजी से काम करेगा। एक तरफ सैनी जी और दूसरी तरफ जिंदल जी मिलकर इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के धर्म युद्ध की भूमि रही है। उस समय का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। एक ओर कौरवों की बड़ी सेना, 100 से ज्यादा कौरव थे, तो दूसरी ओर केवल 5 पांडव थे। और आज भी जो वर्तमान समय में भारत का परिदृश्य चल रहा है, जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, हमारे देश के अंदर भी आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक ओर कौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो कौरव रूपी पार्टियां हैं। और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बना। एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की विचारधारा वाली ये दो शक्तियां इस चुनाव में काम कर रही है। मैं आज आप सबको इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये बताने आया हूं किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। निरंतर सतत 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होना था। भाइयों बहनों, शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है और अनेक राज्यों की मीटिंग समाप्त होते होते प्रातःकाल 4 बज गया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होगी जो पूरी रात भर चलती है। और मैंने सोचा कि ये पूरी रात भर मीटिंग चल रही है, अब हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मैंने उनके सहयोगी से पूछा, क्योंकि मुझे भी उत्तराखंड राज्य की प्रतिनिधित्व के नाते उस मीटिंग में भाग लेना था, तो 3:30 बजे हमारा नंबर आया और 4 बज गया समाप्त होते हुए। तो मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी का आज कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में 10 बजे से कार्यक्रम है, उनको 8 बजे ऑन बोर्ड होना है। तो मैंने कहा अब 4 बजे जाएंगे, 4:30 बजे पहुंचेंगे, अब क्या
कुछ विश्राम करेंगे क्या माननीय प्रधानमंत्री? तो भाइयों बहनों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है उनका तो जागरण का समय ऑलरेडी हो चुका है, वो तो इतने बजे जग जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, उन्होंने आज क्या क्या काम करने हैं वो पहले से ही उनका लिखा होगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अनवरत रूप से उन्होंने काम किया है भाइयों बहनों। एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी गैंग, जो अपने निजी हितों के लिए देश हित की तिंजारजली देने का काम कर रहे हैं, देश हित को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है, योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डेटा अपलोड करना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह जगह पर श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। इन स्क्रीनिंग जो पॉइंट्स हैं उन पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के साथ ही हंस और विश फाउंडेशन के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से 50 साल से ज्यादा आयु के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है। तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठे। जब सीएम धामी ने खुद मोर्चा संभाला तो व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कहां चूक हुई। कुछ नेताओं को लगता है कि आचार संहिता की वजह से तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो पाई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही तैयारियों पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मोर्चा संभालने के बाद अब व्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार व्यवस्थाओं में चूक हुई तो हुई कहां, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मानना है कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हुई, क्योंकि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो गए थे। ऐसे में पूरी तरीके से छूट निर्वाचन आयोग को दे देनी चाहिए थी। अभी भी यदि कोई बैठक करनी पड़ रही है तो उसके लिए पहले निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी पड़ रही है। नहीं, आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। इन चीज़ों पर तो कम से कम चुनाव आयोग को हमें ऐसे चीज़ों पर, सेंसिटिव भी है, धार्मिक भी है, हमारे इस प्रदेश का आर्थिकी का आधार भी है, हमारे यहीं तक सीमित है, कोई यहाँ पे चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को, हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पर थोड़ा सा वो शिथिलता बरतें, ताकि इन पे हम लोग काम तेजी से कर सकें।
चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर आचार संहिता भी एक वजह अलग मान ली जाए कि सरकार तैयारियों को दुरुस्त करने में थोड़ा सा पीछे रह गई। जिन अधिकारियों के जिम्मे चारधाम यात्रा थी उन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं किया। यही वजह है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि चारधाम यात्रा हो या फिर उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं या आपदा से संबंधित 3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर साल भर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि चारधाम यात्रा समाप्त हो जाए तो उसके बाद ये कहकर बैठा जाए कि अब यात्रा समाप्त हो गई है, फिर यात्रा से पहले बैठक कर तैयारी शुरू की जाए। साल भर इस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ तक केंद्र सरकार को भी चारधाम यात्रा को लेकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए हर साल यात्रा को देने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो एकदम से जन दबाव बढ़ा है और शायद सरकार की अपेक्षाओं से अधिक यात्रा इस समय शुरुआती दौर में ही उत्तराखंड में आ गई है, तो जिसके कारण ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शुरुआत में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे करके उन चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है, चीज़ें मैनेज हो रही हैं और आगे चल के ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में 3 काम ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष होते हैं। यात्रा प्रतिवर्ष होनी है, आपदा प्रतिवर्ष आनी है और वनाग्नि प्रतिवर्ष होनी है। तो इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि भाई यात्रा की तैयारी जब यात्रा आएगी तभी करेंगे, वनाग्नि जब होगी तभी बुझाने की बात करेंगे, जब कोई डिजास्टर होगा तभी उसको ठीक करने की बात करेंगे, आपदा को। ये साल भर और अनवरत सतत किए जाने वाले कार्य हैं। तो सरकार का जो सिस्टम हमारा है, जो शासन है और प्रशासन, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यात्रा का सीजन समाप्त होने के बाद काम समाप्त नहीं होता है, इसको अनवरत करना पड़ेगा, इसको एक परमानेंट फीचर मानते हुए इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आगे के लिए। तो इस ओर देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। तो साल भर किया जाने वाला कार्य है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। और मैंने तो केंद्र सरकार से भी मांग की है, पार्टी में भी जगह जगह बोला है कि हम यात्रा में पूरे देश की जनता को कैटर कर रहे हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो और आरामदेह हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमेशा कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि केंद्र सरकार को यात्रा व्यय के रूप में हमको कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष फिलहाल देना चाहिए, ताकि हम अस्थायी और स्थापना सुविधाएं जुटा सकें और यात्रा और बेहतर करा सकें। तो इस पर थोड़ा सा केंद्र की मदद की भी आवश्यकता है। वहीं से लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मत्र्यदा जोशी का कहना है कि जो भी नेता कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक ज्ञान झलकता है। चारधाम यात्रा चल रही है, उससे आचार संहिता का क्या मतलब आ गया है? और इस प्रदेश में तो चुनाव भी हो गए हैं, उसमें चारधाम यात्रा में आचार संहिता का कोई लेना देना भी नहीं है। आपने व्यवस्थाएं करनी है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना है, जहाँ अन्य व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बढ़ाना है। यात्री सही तरीके से दर्शन कर ले, ये व्यवस्था आपने करनी है। लेकिन सरकार इन सब में फेल है और बहाना आचार संहिता का बना रही है। देखिए, बेबुनियाद बात है, ये कोई तर्क है? जो भी नेता ये कह रहा है, मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक ज्ञान झलकता है इससे। बात वो करो जिस बात पर कुछ दम होता है। चारधाम यात्रा चल रही है, उसमें आचार संहिता का क्या मतलब आ रहा है? और इस प्रदेश में तो चुनाव हो भी गए हैं और उसमें चारधाम यात्रा में आचार संहिता का कोई लेना देना भी नहीं है। आपने व्यवस्थाएं करनी है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना है, जहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी है, यात्री सही तरीके से दर्शन कर लें ये व्यवस्था आपने करनी है, जाम की व्यवस्था को सुचारू रूप से यातायात चलाने की आपने व्यवस्था करनी है। और आप उसमें आचार संहिता का क्या लेना देना है? ये भाजपा का एक बहाना है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां समय पर यदि आचार संहिता की वजह से नहीं हुई तो यह आगे के लिए भी एक सबक है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो तैयारी पर असर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर ही पड़ेगा। इसलिए चारधाम यात्रा की तैयारी पर शासन प्रशासन का ध्यान साल भर होना चाहिए, जो बात बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी कह रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो कमियां इस साल शुरू में देखी गई उनसे सबक लेते हुए आगे आने वाले सालों में सरकार उन कमियों को कैसे दुरुस्त करती है, यह देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। एसटीएफ कुमाऊं को बड़ी सफलता मिली, जहां टीम ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम ने की है। फैक्ट्री से टीम ने भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण समेत कई सामान को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से दिनेशपुर में यह फैक्ट्री चल रही थी।
इसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें कि एसटीएफ और थाना दिनेशपुर और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। बड़ी मात्रा में इनसे नकली विदेशी शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया और इस पकड़ से डेफिनेटली जो है नकली शराब बनाने का जो कारोबार है उस पर हम लोग उस पर अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी और साथ में जो इसमें 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे प्रॉपर और इसमें एक्साइज एक्ट और आईपीसी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही फर्जी ट्रैवल एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। वहीं यात्रियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हुई धोखाधड़ी का हरिद्वार डीएम धीराज सिंह गब्रियाल और एसएसपी परमिंद डोभाल ने संज्ञान लिया है, जिसके चलते उन्होंने ट्रैवल एजेंसियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम और एसएसपी ने कहा कि यात्रियों से धोखाधड़ी करने से हरिद्वार ही नहीं बल्कि राज्य की छवि भी खराब होती है। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी ऐसा करती है तो मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी एसएसपी हरिद्वार से भी बात हुई है और इंटेलिजेंस वालों से भी बात हुई है कि ऐसे लोगों पे लगातार नज़र रखनी है जो ठगी का काम कर रहे हैं और फोर्स तरीके से जो यात्रियों को भेज रहे हैं। एक तरफ ऐसा कृत्य करने से राज्य की छवि भी खराब होती है और अनावश्यक जो तीर्थ यात्री हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो ये ऐसा कृत्य किसी को करना नहीं चाहिए। अगर यही हमारे संज्ञान में आता है तो उसकी ठोस कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करें। अभी ये बात संज्ञान में आई है कि उत्तरकाशी में 2 ट्रैवल एजेंट्स के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। उन ट्रैवल एजेंट्स को हम लोगों के द्वारा भी नोटिस यहाँ से दिया जा चुका है और अन्य जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अगर उसमें भी इस तरीके की बात संज्ञान में आती है तो पुलिस उसमें सख्त कार्रवाई भी करेगी। किसी भी यात्री को जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से किया जा रहा है वो पुलिस के संज्ञान में आया है। इस संबंध में हम लोगों ने अभियोग भी पंजीकृत किए हैं पूर्व में। आगे भी इस कार्रवाई को हम जारी रखेंगे और मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की निर्धारित साइट्स हैं उसी में जाकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। किसी ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन जब होता है उसको वेरीफाई कर लें। विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ स्थित केदारपुरम कॉलोनी के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। काफी लंबे समय से पानी की किल्लत की समस्या का समाधान न होने की वजह से कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। अब कॉलोनी वासियों ने अपर सहायक अभियंता का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर 1 हफ्ते के अंदर पेयजल किल्लत को दूर करने का अल्टीमेटम दिया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि भीषण गर्मी से पानी न होने की वजह में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं और इन मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते में पानी की समस्या दूर नहीं होती है तो सभी लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही विभाग की होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर प्रॉब्लम होती किसी के, अभी छोटे बच्चे हैं घर में, किसी के ताला लगा के स्कूल से बच्चे हमें क्या शौक लगा है यहाँ पे ऑफिस में आने का। बहुत परेशान है हर इंसान। पानी सर आजकल गर्मी में है, पीने के लिए 2 बाल्टी पानी भरेगा इंसान तो पीने के लिए पूरे नहीं होते। हम कहाँ से नहाए धोने, कपड़े धोने, घर में हर काम फैला हुआ है। जिसके घर में एक लेडी जो यहाँ ऑफिस में आए रोज रोज यहाँ वहाँ घर में काम करे। लगभग कब से ये समस्या बनी हुई? सर जब से ये नई लाइन मेरी तब से यही समस्या आ रही है वहाँ पे। और पुरानी लाइन में हमें इतना पानी आ रहा था तब भी हम मोटर नहीं चला रहे थे, तब भी हमारे टैंक भरे रहते थे जब पुरानी लाइन। ये बात केदारपुरम एरिया की है जो लाइन जीवन में पड़ता है। उनका कहना है कि हमारी दूसरी मंजिल में पानी नहीं चढ़ रहा है, तो हमने उनसे वादा किया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर यह समस्या दूर कर दी जाएगी। इसमें 12 मीटर प्रेशर का है। हो सकता है लाइन में कुछ फॉल्ट हो, कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ हो, जैसे ट्रेस होता है तो उसको क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे बुलाकी वाला क्षेत्र में प्रॉब्लम है कि एक लाइन चौकेज है, उसकी भी समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। सड़क किसी भी जगह की एक मूलभूत जरूरत मानी जाती है, क्योंकि इसी सड़क से होकर ही विकास कार्य जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन जब राह की नजर नहीं आती तो फिर आगे की कल्पना करना ही व्यर्थ है। ऐसा हम चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली रोसाल मटियानी सड़क को देखकर बोल रहे हैं, जो कि होकर भी नहीं है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश है। सड़क में डामरीकरण की मांग भी की जा रही है।
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश, सड़क में डामरीकरण की मांग। उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली रौसाल मटियानी सड़क की बदहाली पर ग्रामीणों का प्रशासन और सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों ने किसान नेता मोहन चंद पांडे के नेतृत्व में सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मटियानी में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह मार्ग अति आवश्यक है, क्योंकि सामने जो है नेपाल की सीमा है। सिर्फ एक काली नदी बीच में पड़ती है, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। वहाँ जो है सीमा सशस्त्र बल भी है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ों को देखते हुए यह मार्ग जो है महत्वपूर्ण है। तो सरकार से और विभागों से यही हम गुजारिश करते हैं कि इस मोटर मार्ग को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। अगर कोई इसमें हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और विभाग की होगी। रौसाल मटियानी सड़क है क्षतिग्रस्त, सफर करने में भी लगता है डर। कई बार शासन प्रशासन से भी गुहार। गांव के लोग बताते हैं कि रौसाल मटियानी सड़क का डामरीकरण पूरी तरह उखड़ चुका है, जिसमें ग्रामीण रोज जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। सड़क में 2-2 फीट के गड्ढे बन चुके हैं। कई बार संबंधित विभागों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क में डामरीकरण की मांग की गई, पर इन सीमांत क्षेत्र की सुध किसी ने नहीं ली। ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, उसके बाद उनकी शक्ल तक नहीं दिखाई देती। जो रौसाल से मटियानी तक जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसका डामरीकरण पूरा उखड़ गया है और एक से 1.5 2 फुट के उसमें गड्ढे बने हुए हैं। कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित किया गया है। जनप्रतिनिधि तो खैर हर 5 साल में एक बार जाते हैं और हर बार पब्लिक को ठग के अपना वोट ले आते हैं। उसके बाद वो इस क्षेत्रों की तरफ जाते ही नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से भी सड़क महत्वपूर्ण। इलाके से लगी है नेपाल की सीमा। एसएसबी के जवानों को भी होती है परेशानी। सड़क नहीं होने की वजह से बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी रौसाल मटियानी सड़क काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने नेपाल राष्ट्र है। सीमा की चौकसी एसएसबी करती है, लेकिन उनके वाहनों को भी आने जाने में कई दिक्कतें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि ये सड़क बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है। अगर सड़क में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी। इसमें हादसे हो सकते हैं। बाइक हैं और ये तो कई बार रपट गई हैं और कई लोगों को चोटें भी लग गई हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं या बीमार व्यक्ति हैं, उनको मटियानी, जो कि एक नेपाल बॉर्डर से बिलोंग करता हुआ गांव है, उनको वहां से लोहाघाट पहुंचाने में जो 40 से 50 किमी दूरी तय कर स्वास्थ्य केंद्र लाना पड़ता है, तो उसमें भारी समस्या होती है। कई बार जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, उनकी जान पर जो है बन आती है। गांव के लोग वर्षों से सड़क के डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कोई सुनने को तैयार नहीं। जाहिर है लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। सवाल है कि कब इन ग्रामीणों की समस्याएं दूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।